हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज हम फर्स्ट जैन के पेपर का डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आपको डिटेल सॉल्यूशन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और इसी तरह आने वाली सभी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कि जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद जीएनपी पर मिल जाएगा। तो अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा जहां पर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस कराई जाती है मॉक टेस्ट की, वो भी काफी किफायती फी में। तो ऑफर का लाभ उठाएं, मिनिमम प्राइस में JJPO2I कोड यूज करें, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जुड़े पास से। और जो स्टूडेंट पास प्रो लेना चाहते हैं, तो पास प्रो में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पर प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, जिससे आप एज ए प्रैक्टिस के रूप में दे सकते हैं, अनलिमिटेड रिवीजन कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक से जुड़े और अपनी स्टडी को और भी स्मार्ट बनाएं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और मिनिमम प्राइस से कोर्स से जुड़े। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित में विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्ष में हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं? तिरछी शाखाएं होती है, सुईनुमा पत्तियां होती है, मोमी और मोटा तना होता है, वो समुद्र में जो पाई जाने वाली या रेगिस्तान में पाई जाने वाले प्लांट होते हैं उनमें होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो गया। लंबी गहरी जड़ें उनमें होती है जो डेजर्ट में पाई जाती है, तो डी भी रॉन्ग हो गया। तो ए और बी राइट आंसर। पर्वत श्रृंखला में पेड़ों की विशेषताएं। पेड़ या पौधे जैसे कि चीड़, देवदार, सुप्रस आदि पहाड़ी वातावरण के अनुकूलित होते हैं। ये पेड़ ऊंचे होते हैं, सीधे और शंकु के आकार के होते हैं। इनमें ढलान वाली शाखाएं, ताकि बर्फ आसानी से शाखा और पत्तियों को नुकसान पहुंचाए बिना नीचे फिसल जाए। पत्तियां सुईनुमा आकार की होती है, जिस पर मोम जैसी परत होती है। पेड़ में मोटी छाल होती है, जो पेड़ को ठंड से बचाती है। जब मरुस्थलीय पौधे के तने पर मोम जैसी परत होता है, जो पानी को बनाए रखने में मदद करती है। यानी कि मोम के जो तने होते हैं, मोम टाइप से, वो डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट में होते हैं, और साथ ही पानी को अवशोषित करने के लिए जड़ों के लंबे समय तक भेदने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। समुद्र के किनारे जैसे कम ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी आसानी से उबलता है, कम ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो ऑप्शन नंबर कथन और कारण दोनों सही है। अभी कथन इसकी सही व्याख्या करता है। तो स्टेटमेंट और रीजन के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें थोड़ी सी थ्योरी का नॉलेज होनी चाहिए। समुद्र के किनारे जैसे कम ऊंचाई वाले स्थान पर पानी आसानी से उबलता है, तो एक तो ये रॉन्ग पॉइंट वैसे हो गया, क्योंकि ऊंचाई पर पानी इजीली नहीं उबलता, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और कम ऊंचाई वाले स्थान पर वायुमंडलीय दाब कम होती है, पॉइंट तो सही है, लेकिन ये बात इसमें क्वेश्चन में समुद्र की हाइट के लिए कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कथन और कारण दोनों ही गलत है। वायुमंडलीय दाब को औसत समुद्र तल से वायुमंडल के शीर्ष तक एक इकाई क्षेत्र में निहित वायु के स्तंभ के वजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी कि जो वायु दाब लगाती है, वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र तल पर जो वायुमंडल का दाब होता है 1013.2 मिलीबार होता है। वायुमंडल दाब को पारद वायु दाब मापी या निर्दव बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अब वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो यूज होता है वो होता है बैरोमीटर। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर चढ़ रहा है तो क्या होता है कि धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो मौसम साफ होता है, अचानक गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना रहती है, और धीरे धीरे गिरता है तो बारिश आने की संभावना रहती है। तो 3 पॉइंट आप थोड़ा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, और हर क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ में एक्सप्लेन किया गया है, तो पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे कि आपको
अच्छे से रिवाइज कर पाए टाइम के अकॉर्डिंग। हवा से तेल में गमन करने वाली प्रकाश की किरणों के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है? हवा से तेल में गमन करने वाली प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गिरती है तो या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर होगी। ये जो क्रिया कहलाती है वो अपवर्तन की कहलाती है। प्रकाश हवा से तेल में, हवा तो क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, तेल हो गया सघन माध्यम, तो विरल से सघन में गिरेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी और उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि झुकती भी तभी है जब स्पीड कम होगी। उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश की गति कम हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश का अपवर्तन, यह प्रकाश की गति में परिवर्तन है क्योंकि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। प्रकाश की किरण जब एक अपवर्तनांक के माध्यम से कोण पर गमन करती है तो अपवर्तित हो जाती है, यानी कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में ट्रेवल करेगी तो परावर्तित हो जाती है, यानी कि या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या विलंब से दूर हो जाएगी। अगर विरल से सघन में जाएगी तो विलंब की ओर झुक जाएगी और सघन से विरल में आएगी तो विलंब से दूर हो जाएगी। ये पॉइंट आप याद रखना। प्रकाश की किरण तेल में गमन करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, प्रकाश की गति धीमी हो जाती है और अपनी दिशा थोड़ा बदल लेती है। अब ये डायग्राम में देखिए, ये है इंसिडेंट रे, ये जो माध्यम है वो है विरल और ये है सघन, तो इसमें क्या होगा कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। पीडीएफ में एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी भी है, जिससे कि आपको रिवीजन में हेल्प होगी। निम्नलिखित में कौन सा संपर्क बलों के समुच्चय का समुच्चय, यानी कि संपर्क बल वो होता है जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट में आता है। स्थिर वैद्युत बल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण के कारण लगता है, तो ये ऑप्शन रोग हो गया। फ्रिक्शन, इसके लिए भी कॉन्टैक्ट की नीड नहीं रहती। मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए भी कॉन्टैक्ट की नीड नहीं रहती, ये ऑप्शन रोग हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें भी कॉन्टैक्ट फोर्स की नीड नहीं रहती, तो बी भी रॉन्ग हो गया। सी भी, डी भी रॉन्ग हो गया, बचा ऑप्शन सी, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। अब कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? संपर्क बल बलों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनको दो परस्पर क्रिया करने वाली वस्तुएं शारीरिक रूप से संपर्क में होती है, यानी कि अगर फिजिकल कांटेक्ट में होंगी तो ही वो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो शारीरिक रूप से संपर्क में आए बिना ही अनुभव किए जाते वो होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। संकर्षण बल वह बल है जो तरल पदार्थ की गति के कारण तरल पदार्थ से संबंधित ठोस वस्तु पर लगाया जाता है। एक संपर्क बल है क्योंकि दो सतहों के बीच कार्य करता है और ये बल के माध्यम से कण से संबंधित वस्तु की गति को बाधित करने का प्रयास करते हैं। पेशीय बल, पेशीय बल होता है जो मस्कुलर बल होता है ना, मांसपेशियों से जो लगता है वो पेशीय बल कहलाता है, क्योंकि दो सतहों के बीच कार्य करता है। बलों का परिणाम शरीर के अंग जैसे हाथ पैर की मांसपेशियों की क्रिया के कारण होता है, इन्हें पृष्ठों के बीच संपर्क होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि भौतिक रूप से द्रव्यमान को प्रभावित नहीं करता लेकिन द्रव्यमान द्वारा अनुभव किया जाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पृथ्वी के आकर्षण से जो बल लगता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। स्थूलवैद्युत बल आवेशित या अनावेशित पर आवेशित वस्तु द्वारा लगाया गया बल एक गैर संपर्क बल है क्योंकि उन वस्तुओं को आकर्षित करता है जिससे शारीरिक संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। घर्षण बल संपर्क बल है क्योंकि यह दो पृष्ठों के बीच कार्य करता है जो एक दूसरे के सापेक्ष गति करने की कोशिश करते हैं। स्टैटिक फोर्स घर्षण बल कहलाता है जो एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान है। चुंबकीय बल आवेशित वस्तु द्वारा चुंबक क्षेत्र में गति करने पर लगाया जाता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि वस्तुओं को आकर्षित करता है जिन्हें वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती एक दूसरे के संपर्क में रहने की। क्वेश्चन नंबर 5, एक चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाता है, इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो क्या होगा? क्या होता है कि चुंबक है नॉर्थ और साउथ पोल, अगर इनको तोड़ते हैं तो ये टूटने के बाद भी नॉर्थ और साउथ पोल ही बनाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल। तो क्या होगा कि अगर
पास आएंगे तो क्या होगा, अगर दोनों सेम पोल के होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चुंबक को चाहे कितनी बार भी टुकड़ों में तोड़ा जाए, ध्रुव शक्ति वही रहती है और अपना चुंबकत्व नहीं खोता। इसलिए जब उन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत होते हैं वो आकर्षित करते हैं। उनकी सेम पोल रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। एक कक्षा में प्रयोग के दौरान एक शिक्षक ने दो वस्तुओं को लेकर उन्हें पानी में डुबो दिया। उसने कमानीदार तुला का प्रयोग करके पाठ्यांक को निम्न प्रकार से रिकॉर्ड किया। तो उत्प्लावन बल जो निकालने की फॉर्मूला होती है, उस उत्प्लावन बल होता क्या है, कोई वस्तु पानी में तैर रही है तो वस्तु का भार माइनस जो पानी बाहर लगाता है वो होता है उसका उत्प्लावन यानी कि थ्रस्ट फोर्स। तो इसमें ए के लिए निकालेंगे तो वस्तु का भार क्या होगा, एक्स, सॉरी वस्तु का भार हो गया 92 और ये हो गया एक्स, और विस्थापित जो पानी है उसका भार हो गया 16। तो घटा के कितना हो जाएगा 76। अब आते हैं बी पे। इसमें वायु में पत्थर का भार क्यों नहीं दिया हुआ, यानी कि वस्तु का भार नहीं दिया हुआ। पानी का भार है 70 और जो ये दिया हुआ है ये उत्प्लावन बल 10, तो क्यों हो जाएगा 80। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और इसकी कैलकुलेशन पीडीएफ में भी ऐड है, तो पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों का चयन कीजिए। उगता हुआ सूर्य प्रत्येक मौसम में दिशा निर्धारित करने का मार्गदर्शक नहीं माना जाता। ये बात भी सही है, क्योंकि जो सूरज उगता है उससे हम डायरेक्शन ये नहीं बता सकते कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। सूर्योदय का बिंदु निरंतर बदलता रहता है। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान सूर्योदय का बिंदु उत्तर दिशा की ओर स्थानांतरित हो जाता है। शीतकालीन के दौरान सूर्योदय का बिंदु दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो जो इसका सही है स्टेटमेंट वो है S1 S2। सूर्य का उदय, सूर्यास्त पृथ्वी की अपनी धुरी के चारों ओर वामावर्त दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करने के कारण होता है। इनकी पृथ्वी जब ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होती है तब वह सन का जो सनराइज है वो बताता है, क्योंकि उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व 4 मूल बिंदु, ये केवल 2 दिन ही सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम से अस्त होता है। अन्य दिनों में सूर्य पूर्व के उत्तर या दक्षिण में उगता है, क्योंकि प्रत्येक दिन उदय बिंदु थोड़ा बदल जाता है। उगते सूर्य को सभी ऋतुओं में दिशा पता लगाने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक नहीं माना जा सकता, लेकिन जो ध्रुव तारा है वो दिशा का पता लगाने में मदद करता है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ पोल पर ही दिशा को इंगित करता है और इसे एक निश्चित बिंदु के रूप में जाना जाता है। चूंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा गोलाकार के बजाय अंडाकार है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष कक्षा के तल के लंबवत नहीं है, इस प्रकार सूर्योदय का बिंदु लगातार बदलता रहता है। अब ये समर सोलिस्टिल और विंटर सोलिस्टाइल। अब क्या होता है कि समर सोलिस्टाइल में सन क्या होता है, नॉर्थ पोल पे होता है। जो जून में गर्मी जो नॉर्थ रीजन है उसमें ज्यादा होती है, और अगर विंटर सोलिस्टाइल होगा जो सन होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, तो जो गर्मी है साउथ साइड में वो दिसंबर में होती है। तो इस डायग्राम को थोड़ा देखना। क्वेश्चन नंबर 8। 3 परख नलियां ABC सभी में बराबर आयतन सांद्रता वाले रंगीन तरल पदार्थ है। तीनों परख नलियों में एक बिंदु फेनोल्फथालीन की डाली जाती है। अवलोकन कीजिए, परख नली A कभी रंगीन रहती है जबकि C गुलाबी हो जाता है। परख नली C के इस गुलाबी विलयन को A तथा B में डाला गया तो A रंगीन बिंदु B गुलाबी रंग देता है। कौन सा कथन सही है। और फेनोल्फथालीन के लिए क्या होता है कि जो कलर है ना गुलाबी वो क्षार में देता है, तो क्षार या तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा या थर्ड होगा। अब
कलरलेस होती है वो होती है एसिड में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। फिनोल्फ्थालीन एक अम्ल क्षार सूचक है और पीएच परास 8.3 से 10 के बीच रंग बदलता है, यानी कि जो फिनोल्फ्थालीन है वो 8.3 1.8.3 से 10 में अपना चेंज करता है नेचर, तो वो क्षार क्षार में करेगा। अम्लीय विलयन में गुलाबी दिखाई देता है और क्षार में ये गुलाबी रंग का हो जाता है। परख नली ए अम्ल क्षार अनुपात के दौरान फिनोल्फ्थालीन मिलाने के बाद विलयन रंगीन रहता है, अतः सांद्र अम्ल है। यानी कि अगर उसको मिलाया है क्षार अनुपातन में तो वो कलरलेस है, तो अम्ल है। और बी में पहले विलयन रंगीन रहता है लेकिन गुलाबी रंग मिलाने पर वह गुलाबी हो जाता है, तो वह तनु अम्ल है। सी में सूचक मिलाने के बाद वह गुलाबी हो जाता है, तो यह क्षार है। ये टेबल मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन का बहुत बार आता है, तो इन दोनों को नोट करके रखना। कौन सा युग्म अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग में लाया जाता है? अम्ल और क्षार के इंडिकेटर के रूप में क्या लेके आते हैं? नमक, NaCl, ये उदासीन है, ये ऑप्शन दो हो गया। केले की पत्ती और बंद गोभी, ये एसिड है। नींबू का रस एसिड है और हल्दी भी एसिड है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लाल बंद गोभी के पत्ते प्राकृतिक अम्ल का सूचक है और लाल रंग का होता है। लाल बंद गोभी के पत्ते अम्लीय विलयन में रहते हैं लेकिन क्षार विलयन मिलाने पर हरे हो जाते हैं। इसी तरह हल्दी भी प्राकृतिक अम्ल का क्षारक सूचक है, पीले रंग की होती है और अम्लीय विलयन में पीली रहती है लेकिन क्षार विलयन में लाल हो जाती है। नमक न तो अम्ल है न ही क्षार है, अम्ल लवण के बीच क्रिया से बनता है। संकेतक लवण को प्रभावित नहीं करते क्योंकि सोडियम और क्लोरीन मेटल और नॉन मेटल जब मिलकर बनाते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है, घाण संकेतक के लिए क्षारक सूचक नहीं है, यानी कि जो सिट्रिक एसिड है वो अम्ल है क्योंकि सिट्रिक में ही एसिड आ रहा है तो वो भी अम्ल ही होगा। रीता किसी पात्र में अचार रखना चाहती है, इसके लिए सबसे अच्छा पात्र क्या होगा? तो अचार रखने के लिए सबसे बेटर होता है कांच, क्योंकि घरों में भी कांच की बर्नियों में अचार को रखा जाता है। अचार में सिरके के रूप में एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH। अगर अचार को एल्यूमिनियम, पीतल और तांबे से बने धातु के बर्तन में रखा जाता है तो अचार में मौजूद अम्ल धातु के साथ रासायनिक रूप से क्रिया करेगा जिससे जहरीले खतरनाक यौगिकों का निर्माण होता है और स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक पदार्थ M को चम्मच में गर्म करके तंतु एक गैस के बर्तन में ढककर रख दिया। थोड़ी मात्रा में जब मर्तबान में डाला गया विलयन का नीले लिटमस से परीक्षण किया गया, कागज का रंग लाल हो जाता है। यानी कि विलयन नीले से लाल किसमें होगा? एसिड में होगा। एसिड क्या है? सोडियम मेटल है, ये तो क्षार बनाएगा। एल्यूमिनियम मेटल है, ये क्षार बनाएगा। और मैग्नीशियम जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाता है। अब ये बोल रहा है कि नीले से लाल एसिड में होता है, तो सल्फर है नॉन मेटल, ये होगा राइट आंसर सल्फर। अब एक पॉइंट और याद रखना, मेटल जब भी किसी से मेटल क्रिया करके क्षार बनाता है और जो नॉन मेटल है वो एसिड बनाता है। इन क्वेश्चंस को करने में ना ये वाली ट्रिक आपको काम आएगी। मेटल अगर जल से क्रिया कर रहा है तो वो क्षार बनाएगा और जो नॉन मेटल है वो एसिड बनाएगा। जब सल्फर को जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए अभिक्रिया करता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तो सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल एक अपचायी कर्मक है। जब सल्फर को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस में मर्तबान में रखकर ढक दिया जाता है तो थोड़ी मात्रा में डाला जाता है। विलयन की अम्लता क्षारीयता के लिए परीक्षण, जब मतलब कि क्या है कि इसका एसिड और बेस के लिए जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो H2SO3 बनता है और फिर ये जल से क्रिया करेगा तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है, तो ये एसिड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कथन ए सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुद्रांश का अच्छा सोर्स है।
पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाते हैं। सेलुलोज का पाचन करने के लिए जीवाणु सेलुलोज को रेशे में बदल देते हैं। तो ये दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। ए सही है, R2 ए की सही व्याख्या करता है। थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा एनसीईआरटी बेस, क्योंकि इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट बेस, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, ये सब ज्यादा पूछे गए। इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ी भी माइंड में होगी तो इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे आप लोग। सेल्यूलोज विश्व रूप में पादपों में होता है। यह पादप जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है। यह पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है। यह एक प्रकार का रेशा है जो आहार का प्रमुख हिस्सा मानव पाचन तंत्र द्वारा पचने योग्य नहीं है। यानी कि जो सेल्यूलोज होता है वो ह्यूमन बॉडी नहीं पचा पाती। यह आंत में सुचारू कार्य में मदद करता है। फलों और सब्जियों में सेल्यूलोज कम मात्रा में होता है जिसे आसानी से पचाया जा सकता है। तंतु में सेल्यूलोज होता है जो रुद्रांश के रूप में कार्य करता है और आहार में अधिक मात्रा में होता है। पाचन तंत्र में भोजन के सुगम मार्ग में भी मदद करता है। सेल्यूलोज को पचाने वाले जीवाणु सेल्यूलोज को सुपाच्य रेशे में परिवर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसमें कोई एंजाइम नहीं होते? पितरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। पैनक्रियाज में एंजाइम होता है। अमाशय में HCl एंजाइम होता है। लसिका लाइसोसाइम एंजाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पितरस यकृत कोशिकाओं में पित्त का स्राव होता है। यानी कि जो लिवर है, लिवर क्या करता है, बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है और जो बाइल जूस सिक्रीट होने के बाद एक गोल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाते हैं। पतली पेशी थैली पित्ताशय में सांद्र जमा होता है। इनके जो बाइल जूस है वो पित्ताशय गोल ब्लैडर में जमा होने लगते हैं। इनमें कोई एंजाइम नहीं होते। तो ये जो लिवर है ये किसका पाचन करता है? फैट का। पैनक्रियाज अग्नाशय एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लिवर है एंडोक्राइन, पैनक्रियाज है एक्सोक्राइन। यह क्षारीय अग्नाशय रस का स्राव करता है जिसमें एंजाइम होते हैं। अंतःस्रावी भाग हार्मोन इंसुलिन ग्लूकोन का स्राव करता है। इंसुलिन में बीटा इंसुलिन में जो बीटा सेल है वो ग्लूकोन का जो सिक्रीशन करती है वो तो करती है गामा सेल, और इंसुलिन का करती है पैनक्रियास की बीटा सेल, और सोमेटोसिन पैनक्रियास की अल्फा सेल है वो सिक्रीशन करती है। लसिका रस मुख गुहा में स्रावित लार में विद्युत अपघट्य और एंजाइम लार एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम जो हमारे मुंह में पाए जाते हैं बैक्टीरिया को किल करते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया में मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट की मुंह से जब हम भोजन खाते हैं तो सबसे पहले पाचन कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है। एंजाइम लार एमाइलेज को अपघटित क्रिया द्वारा शुरू होती है। अमाशय रेनिन होता है दूध का पाचन करता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो शिशुओं के अमाशय में रस में पाया जाता है दूध के प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 14, दो पात्र ए बी में क्रमशः 0 डिग्री 50 ग्राम बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम पानी है, तो दोनों पात्रों को फ्रिज में रखकर ऊष्मीय ऊर्जा संतुलन प्राप्त करने के लिए कौन सा कथन सही होगा? क्या बोल रहे 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम बर्फ और 50 ग्राम पानी। तो बर्फ है, बर्फ में लेटेंट हीट ज्यादा होगी पानी से, तो इसकी जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सेकंड। अब गुप्त ऊष्मा होती है पदार्थ की किसी भी अवस्था को चेंज करने के लिए उसमें जो ऊष्मा लगती है वो होती है उसकी गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा ऊर्जा है जो किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए दी जाती है। लेटेंट का अर्थ है गुप्त, लेटेंट हीट जिसे बोला जाता है गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा की अवस्था परिवर्तन करती है और ताप बढ़ाने में इसकी उपस्थिति नहीं बदलती। गुप्त ऊष्मा पदार्थ का ताप नहीं बढ़ाती, लेकिन पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा की आपूर्ति हमेशा करनी पड़ती है। आपूर्ति की गई गुप्त ऊष्मा का उपयोग अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बलों को काबू पाने के लिए किया जाता है। गुप्त ऊष्मा में पदार्थ कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती। कणों की गतिज ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होती, इसलिए पदार्थ की ताप अवस्था परिवर्तन नहीं बढ़ता, यानी कि ताप में कोई भी चेंज नहीं आता। बर्फ अधिक ऊष्मा खो देगी क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा है जो ताप को अधिक ठंडा होने से रोकती है। ऊष्मीय ताप को गर्म नहीं करती बल्कि ठंडा होना बंद कर देती है। सब तापीय संतुलन पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 15, हमारे प्रभाव में कोहनी का जोड़ घर के दरवाजे में कब्जे की भांति कार्य करता है। तो जो कब्जे के लिए क्या होती है, हिंज जॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा हिंज। संधि के द्वारा अनुमति गति के प्रकार के आधार पर मतलब जो जॉइंट है उनको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसे कद्दू का खलीका कहते हैं। पाइवेट जॉइंट जो हमारी नेक में होती है, दुराग्र संधि। हिंज जॉइंट जो हमारी कोहनी में होती है, ग्रिडल विसर्पी जॉइंट। सैडल जॉइंट एंड फिक्स जॉइंट जो हमारे जौ में होती है, अचल संधि जिसे बोला जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंधे और बाह के बीच होती है। पाइवेट जॉइंट जो हमारी गर्दन के बीच होती है, आगे पीछे देखने में मदद करती है। हिंज जॉइंट जो कोहनी में होती है, और स्थिर फिक्स जॉइंट होती है जो जबड़े में होती है। जो हमारा अपर जो है वो इमूवेबल जॉइंट है। अभी डायग्राम, पाइवेट जॉइंट नेक में हो गई, ग्रिडल थोरैसिक एरिया में हो गई, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर्स में हो गई, हिंज कोहनी में हो गई, सैडल जॉइंट हमारे हथेलियों में होती है। तलों की अनुमति देती है, उदाहरण अंगूठे की संधि। दीर्घवृत्ताकार संधि वे होती हैं जो तल और पीछे आगे एक दूसरे तरफ से दूसरी तरफ गति करने की अनुमति देती है, जैसे कलाई में। पक्षियों की अस्थियां खोखली होती हैं और प्रभाव पंख में रूपांतरित होते हैं। पक्षियों की अस्थियां खोखली होने की वजह से ही वो उड़ पाते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका आता है बन के। किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव किस विटामिन की कमी से होता है, यानी कि जो ब्लड क्लोटिंग है वो विटामिन के की वजह से होती है। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन बी में बहुत सारे होते हैं। B1 थायमिन हो गया, B2 राइबोफ्लेविन, B3 पेंटाथोनिक, B5 नियासिन, B6 पायरोडोक्सिन, B7 बायोटिन, B12 साइनोकोबालामिन। ये सब थोड़ा याद रखना। विटामिन में भी एक तो होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी, विटामिन सी। फैट सोल्यूबल विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ई फ्लोक्विनोन, विटामिन के और विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ई के फ्लोक्विनोन। विटामिन के होता है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। विटामिन ई होता है फर्टिलिटी में होता है। जैसे विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बी बोला जाता है। विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो होता है ज़ीरोफ्थैल्मिया, जिसे रात्रि का अंधापन बोला जाता है। इसमें पूरी टेबल है, इसको पढ़ना किस विटामिन से कौन सी कमी। विटामिन B1 दूध और मांस में पाया जाता है, इसकी कमी से बेरी हो जाता है। B2 राइबोफ्लेविन त्वचा रोग मंद वृद्धि। विटामिन B3 नियासिन पेलेग्रा हो जाता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, इम्यूनिटी के लिए वर्क करता है। स्कर्वी, विटामिन डी दूध मक्खन पनीर सनलाइट में होता है, हड्डियों में काम आता है। रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन 17, वायु में प्रवेश करके निम्नलिखित माध्यम में गुजरते हुए बाहर निकालता है। तो क्या होगा कि अपवर्तनांक है, पदार्थ का अपवर्तनांक कम होगा तो ऑप्शन क्या होगा कि इसकी स्पीड या तो कम होगी या ज्यादा होगी। और इसमें क्या होगा, ये कम है, कम ज्यादा से कम में जाएगा तो स्पीड क्या होगी, अपवर्तनांक। यानी कि प्रकाश की किरण होता है सघन से विरल में जाती है तो विलंब की ओर झुकती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये कांच है, ये कांच का अपवर्तनांक होता है तो इसमें प्रकाश की स्पीड कम होगी, इसमें जाएगा तो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये तो सघन है ये विरल है। इसके माध्यम में ये सघन हो गया क्योंकि इसकी जो अपवर्तनांक है वो इससे ज्यादा है, तो इसमें कम होगी, फिर ज्यादा होगी, फिर कम होगी, तो फिर ये विरल माध्यम हो गया तो इसमें बढ़ेगी और फिर इसमें कम होगी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अपवर्तनांक रिक्त स्थान में तरंग दैर्ध्य, यानी कि जो क्या होता है कि n इजिकल टू सी अपॉन में लैम्डा, प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम की चाल। तो प्रकाश जल में तेजी से गमन करता है, प्रकाश
गति तेज होती है, जल का अपवर्तनांक 1.3 जो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। यानी कि अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा तो प्रकाश जो माध्यम होगा वो सघन होगा, कम होगा तो माध्यम विरल होगा। सघन और विरल से इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि घटेगा या बढ़ेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, तरंग माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में एक तरंग की गति के अनुपात में परिभाषित है। जल का अपवर्तनांक 1.33, वायु का 1 और कांच का 1.5। जल का अपवर्तनांक कम होता है, कांच का ज्यादा होता है, क्योंकि ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। क्वेश्चन नंबर 18, मानव में सांस लेते समय अंतःश्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा। यानी कि सांस लेते टाइम क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो वायु अंदर जाती है और पसलियां ऊपर उठ जाती है, बाहर आ जाती है, डायफ्राम नीचे चला जाता है। श्वसन के दौरान पसलियां ऊपर की ओर बाहर की ओर चलती है, डायफ्राम नीचे आ जाता है। इस गति से हमारे छाती की गुहा में जगह बढ़ जाती है और वायु फेफड़ों में चली जाती है, फेफड़े वायु से भर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए रुधिर वर्ग वाले पुरुष का विवाह बी वाले महिला से होता है तो जो उनके जो सन या डॉटर होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब ए के साथ है बी है, ये तो ए और ओ, और बी और ओ। अब या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 20, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक मेज पर हल्के से आघात किए जाने की तुलना में हमें तब अधिक प्रबल आवाज सुनाई देती है जब हम जोर से आघात करते हैं। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तय कर सकती है क्योंकि अधिक ऊर्जा से संबंधित है। प्रबल ध्वनि की आवृत्ति धीमी से अधिक होती है, तो ये प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तय करती है और अधिक ऊर्जा, अगर डिस्टेंस अधिक ट्रेवल करेगी तो एनर्जी ज्यादा होगी तभी ट्रेवल करेगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ए इसकी सही व्याख्या करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। किसी ध्वनि की प्रबलता कोमलता मूल रूप से आयाम से निर्भर करती है, यानी कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के वर्ग प्रोपोर्शनल होती है। ध्वनि तरंग का आयाम उस बल पर निर्भर करता है जिसमें कोई वस्तु कंपन करती है। यदि किसी मेज पर हल्के से मारते हैं तो मृदु ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि जो सॉफ्ट होती है, क्योंकि हम कम ऊर्जा आयाम की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और यदि हम जोर से मारते हैं तो प्रबल ध्वनि सुनाई देती है, अधिक दूरी तय कर सकती है क्योंकि उच्च ऊर्जा से संबंधित है। जितनी ज्यादा एनर्जी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। होता है ना, किसी को अगर आवाज दे रहे हैं हम तो जोर से चिल्लाते हैं तो वो दूर तक जाती है, धीरे बोलते हैं तो पास तक रहती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ये था आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब एक लास्ट पेपर बचा है 23 जैन का, जो 23 का पेपर है। अगर किसी के पास है 23 के तो मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो फिर से बोल रही हूँ, पीडीएफ को जरूर डाउनलोड किया कीजिए टेलीग्राम पर जाकर, क्योंकि हर पीडीएफ में आपको डिटेल सॉल्यूशन एनसीईआरटी की बुक से ही दिया गया है और एनसीईआरटी सीटेट के एग्जाम में मस्ट होती है। और जितने भी वीडियो हैं सारे प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो आप सारे एग्जाम पीवाईपीस को एक एक करके प्लेलिस्ट से कवर कर लीजिए, जिससे आपकी स्टडी और भी बूस्ट होगी और प्रैक्टिस में हेल्प होगी।